16 जुलाई को पीएम मोदी गांधीनगर से 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पाकिस्तान के लिए सेना की जासूसी करने वाले 2 गद्दारों को दिल्ली पुलिस। कांग्रेस नेता कमलनाथ को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के घर को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेजे जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका में बवाल जारी है। पार्टी आलाकमान ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में जनसभाओं के 3 महीने बाद जनता से सीधे रूबरू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी बीजेपी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने के लिए आज बड़े मिशन की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां 1500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने मंच से सीएम योगी की जमकर तारीफ की और कहा कि यूपी का चुनाव सीएम योगी के नेतृत्व में ही होगा। सुबह 11 बजे पीएम का काफिला बीएचयू पहुंचा। प्रधानमंत्री जब जनसभा के मंच पर पहुंचे तो शंखनाद के साथ यूपी में बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी हो गया। सीएम योगी ने मोदी को रुद्राक्ष से बना एक अंगवस्त्र भेंट किया। मोदी ने मंच संभाला तो हर हर महादेव का जयघोष करते हुए काशी वासियों से बात शुरू की। हर हर महादेव। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। प्रधानमंत्री ने मंच से योगी सरकार की कई बार तारीफ की। यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। पूर्वांचल से प्रधानमंत्री का संदेश साफ है कि यूपी मतलब योगी। 2017 के विधानसभा चुनाव की शंखनाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल से की थी। 2017 में बिना सीएम के चेहरे के बावजूद बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। इस बार यूपी में बीजेपी के चेहरे हैं, हिंदुत्व का फेस और ब्रांड हिंदुत्व बीजेपी के पोस्टर बाय योगी आदित्यनाथ। भले ही वाराणसी में प्रधानमंत्री के क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि 2022 में मजबूती के साथ सरकार वापसी करे। वाराणसी पहुंचे पीएम योगी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। कन्वेंशन सेंटर के आंगन में मोदी ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के मौके पर जापान के राजदूत भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने उद्घाटन के मौके पर कहा कि ये जापान और भारत की दोस्ती का नया दौर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जापान के सहयोग से इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। जापान के प्राचीन और अर्वाचीन मैत्री का एक केंद्र बिंदु यह रुद्राक्ष बनेगा। दरअसल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर 2 मंजिला इमारत है। इसकी छत शिवलिंग के आकार की बनाई गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी और संगीत समारोह होंगे। कला और संस्कृति के साझा कार्यक्रम भी होंगे। इसमें एक साथ 1200 लोगों के बैठने की जगह है। JICA यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और VCC यानी कि वाराणसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर के सहयोग से रुद्राक्ष सेंटर बनाया गया है। काशी तो साक्षात शिव ही है।
अब जब पिछले 7 सालों में इतनी सारी विकास परियोजनाओं से काशी का श्रृंगार हो रहा है, तो ये श्रृंगार बिना रुद्राक्ष को कैसे पूरा हो सकता है? बनारस दौरे पर गए मोदी ने बीएचयू में 100 बेड के जच्चा बच्चा स्वास्थ्य विंग का दौरा भी किया। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में जनसभाओं के 3 महीने बाद जनता से सीधे रूबरू हुए और उन्होंने भोजपुरी में बात की। इसके साथ ही योगी सरकार की कोरोना संक्रमण की नीति की तारीफ की और योगी सरकार ने कड़ी मेहनत की। इसके साथ ही उन्होंने 14 ऑक्सीजन प्लांटों का शुभारंभ किया और काशी को कई मेडिकल सुविधाएं भी दी। कांग्रेस नेता कमलनाथ को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कांग्रेस में बड़े बदलाव की अटकलों के बीच दिल्ली में गुरुवार को अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक बैठक चली। इसके बाद कमलनाथ 10 जनपद से रवाना हो गए। मगर अहम बात ये रही कि इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस नेता कमलनाथ को अध्यक्ष बनाने के पीछे यूपी चुनाव को साधना कांग्रेस की रणनीति है। यूपी चुनाव में बीजेपी के मुकाबले क्षेत्रीय पार्टी 2017 जैसी ताल नहीं ठोक पा रही है। ओवैसी की एंट्री ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को झटका दिया है। पिछली बार कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ था, लेकिन इस बार कांग्रेस यूपी के मैदान में पहले से भी कमजोर है। इसलिए कमलनाथ को पार्टी अध्यक्ष बनाने की तैयारी है, ताकि वो यूपी के राजनीतिक समीकरण साध सके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनिया, प्रियंका और कमलनाथ के बीच यूपी में गठबंधन की संभावना पर बातचीत हुई। दरअसल कमलनाथ के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती से अच्छे संबंध हैं। इसलिए कमलनाथ के जरिए कांग्रेस एसपी और बीएसपी के साथ गठबंधन की कोशिश में लगी है। दरअसल यूपी में बिना गठबंधन के कांग्रेस चुनाव में उतरी तो उसकी स्थिति बहुत कमजोर होगी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी फ्लॉप साबित हुई। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में पार्टी की कमजोर स्थिति रही है। अब कमलनाथ विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी और पार्टी की साख बचाने की कोशिश में लगे हैं। कमलनाथ फिलहाल संकट में फंसी कांग्रेस के हर संकट को काटने की कोशिश में लगे हैं। सोनिया गांधी के भरोसेमंद अहमद पटेल की मौत के बाद वैसे भी कमलनाथ कांग्रेस संगठन में अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब बुधवार को राहुल गांधी की प्रशांत किशोर के साथ बैठक हुई थी, उसमें भी कमलनाथ की भूमिका अहम थी। इससे पहले कांग्रेस में G20 के विवाद के दौरान भी कमलनाथ ने अहम किरदार अदा किया था। इसीलिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ के संबंधों का उत्तर प्रदेश में पार्टी फायदा लेना चाहती है और इसीलिए उन्हें कांग्रेस संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। पिछले कई मौकों पर आगे बढ़कर पार्टी के किसी विवाद को हल करने में उनकी अहम भूमिका रही है। फिलहाल उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बात है, लेकिन सोनिया गांधी इसके जरिए कई संदेश भी देना चाह रही हैं। कहा जा रहा है कि मॉनसून सत्र के बाद पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। पार्टी आलाकमान अगले साल कई राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले कमलनाथ को पद सौंपकर संगठन को मजबूत करने की कोशिश में है। कमलनाथ के पास फिलहाल 2 पद हैं। एक तो वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और साथ ही मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी। सोनिया गांधी अगर अपने विश्वास पात्र को कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी देती हैं, तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा बदलाव होगा। पाकिस्तान के लिए सेना की जासूसी करने वाले 2 गद्दारों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों में एक सेना में नायक है, जबकि दूसरा सेना को सब्जी सप्लाई करने वाला ठेकेदार है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पैसे लेकर आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। इस पूरे मामले में पाकिस्तानी दूतावास भी भारतीय एजेंसियों के रडार पर है। यही वो 2 गद्दार हैं जिन पर पैसों के लिए अपनी जन्मभूमि का सौदा करने का आरोप है। इनमें से एक का नाम है हबीब, पूरा नाम हबीबुर रहमान, उम्र 34 साल और काम भारतीय सेना के लिए ठेके पर सब्जियां पहुंचाना। जबकि दूसरे शख्स का नाम है परमजीत, काम सेना में नायक और तैनाती आगरा में। मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली क्राइम ब्रांच के साझा ऑपरेशन के बाद इन दोनों संदिग्ध गद्दारों पर शिकंजा कस चुका है। बताया गया कि बीकानेर का रहने वाला हबीबुर रहमान राजस्थान के पोखरण में
सेना के आधार शिविर में सब्जियों की सप्लाई करता था। सेना के इलाके में सब्जियों की सप्लाई के साथ ही पोखरण में इंदिरा रसोई में सब्जी सप्लाई करने के ठेके से भी वो जुड़ा था। मिलिट्री इंटेलिजेंस को हबीब के बारे में खुफिया जानकारी मिली, जिस पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने काम करना शुरू किया। हबीब पर सेना से जुड़े कुछ संवेदनशील दस्तावेज पाकिस्तान भेजने का शक था। जैसे ही इस शक का कुछ पुख्ता आधार मिला, क्राइम ब्रांच ने हबीब को पोखरण से गिरफ्तार कर उसके ठिकाने पर छापे मारे। मौके से पुलिस को सेना से जुड़े कई संवेदनशील दस्तावेज मिले। गिरफ्तारी के बाद जब सर्च ली गई तो हमने पाया कि उसके पास कुछ ऐसे दस्तावेज मौजूद थे जो कि डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स की लोकेशंस के बारे में हैं, उनकी कुछ सेंसिटिव इंटेलिजेंस रिलेटेड इनपुट्स हैं, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज जो कि क्लासिफाइड हैं और सीक्रेट नेचर की हैं। हबीब की गिरफ्तारी से जासूसी नेटवर्क का अहम किरदार पुलिस के हाथ लग चुका था। हबीब से पूछताछ में ही परमजीत का सुराग मिला। तो फर्दर इस नेटवर्क का खुलासा हुआ कि आर्मी का ही एक नायक कांस्टेबल जिसका नाम परमजीत है, जो अभी आगरा कैंटोनमेंट में पोस्टेड है, वो इसका लिंक मैन था। बताया गया कि हबीब आईएसआई के लिए करीब 4 साल से काम कर रहा था। हबीब की परमजीत से पहली मुलाकात पोखरण में ही हुई थी। हबीब ने ही परमजीत को पैसों का लालच देकर सेना की गोपनीय और अति संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए कहा था। परमजीत पैसों के लालच में आकर इस काम के लिए तैयार भी हो गया। परमजीत की पोखरण के बाद सेना की एक बेहद ही गोपनीय यूनिट में जब पदस्थापना हुई, तब भी वो सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां हबीब के जरिए आईएसआई को मुहैया करा रहा था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि गोपनीय दस्तावेज देने के एवज में परमजीत को अब तक करीब 9 लाख रुपए मिल चुके हैं। इनमें से कुछ रकम हवाला के जरिए मिली, जबकि कुछ उसके खाते में सीधे आए। हबीबुर रहमान ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का जिस तरह फैसला किया, वो भी हैरतअंगेज है। इस पूरे मामले में पाकिस्तानी दूतावास भी सवालों के घेरे में आ गया है। बताया गया कि हबीबुर रहमान को पाकिस्तानी दूतावास ने अपने जाल में फंसाया। हबीबुर रहमान के कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान के सिंध में रहते हैं। पाकिस्तान जाने के लिए उसे वीजा की जरूरत थी। आरोप है कि पाकिस्तान दूतावास ने उसके सामने वीजा के लिए एक शर्त रखी, जिसके मुताबिक उसे गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को मुहैया करानी थी। यहीं से सिलसिला शुरू हुआ। बाद में हबीब जब पाकिस्तान पहुंचा तो वहां उसके संपर्क में आईएसआई और दूसरी एजेंसी के लोग आए। हबीबुर के कुछ रिश्तेदार सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में रहते हैं और ये पहले पाकिस्तान ट्रैवल कर चुका है। उसी दौरान ये वहाँ के कुछ एजेंसी के हैंडलर्स के टच में आया है और उसके बाद उसने इस तरह की गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। हबीब के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनमें से कई बेहद गोपनीय है। आगरा में सेना की बेहद गोपनीय ऑपरेशनल यूनिट में तैनात परमजीत के इससे तार जुड़े हैं। हबीब के पास से कुछ गोपनीय नक्शे, ऑपरेशनल प्लान से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां और सेना की गोपनीय चिट्ठियां मिली हैं। हबीब के पास से एक से ज्यादा मोबाइल फोन भी मिले। हबीब यहां से मिली जानकारियों को व्हाट्सएप के जरिए भी पाकिस्तान भेजा करता था। पुलिस को शक है कि जासूसी के इस जाल में सेना से जुड़े कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं और इन पर जल्द शिकंजा कस सकता है। इन दोनों को जो इनके हैंडलर्स हैं उनके माध्यम से कुछ पैसे पहुंचाए गए। अब इससे आगे की तफ्तीश जो है अभी क्राइम ब्रांच कर रही है। आगे ये कड़ी कहां तक पहुंचेगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बिकॉज ये अभी तफ्तीश का मामला है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जासूसी के जिस नेटवर्क का पर्दाफाश किया, उसके तार पाकिस्तानी दूतावास से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर यह मामला बेहद ही संवेदनशील है और पाकिस्तानी दूतावास एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। लेकिन जिस तरह से देश की रक्षा करने वालों ने ही देश के साथ गद्दारी की है, इस पर क्या कहा जाए। इस मामले में जिस तरह से मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, देश के कई गद्दारों के चेहरे भी बेनकाब होने वाले हैं। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेजे जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका में बवाल जारी है। कई शहरों में दंगे भड़क उठे हैं और इन दंगों की आड़ में लूटपाट चल रही है। इस बीच भारतीय मूल के लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब तक इन दंगों में करीब 72 लोगों की मौत हो चुकी है और 12,000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बीते 6 दिनों से जारी दक्षिण अफ्रीका के अलग अलग शहरों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं।
कहीं मॉल में हंगामा हो रहा है तो कहीं इस हंगामे की आड़ में लूटपाट मची है, जिसे जो हाथ आ रहा है वो वही लेकर भागते दिख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर और हीरे सोने की खानों के लिए मशहूर जोहानसबर्ग तक लुटेरों के चंगुल में नजर आया। जब पुलिस प्रशासन इन बलवाइयों को रोकने में नाकाम रहा तो हिम्मत कर कुछ दुकानदारों ने ही लूटपाट को रोकने के लिए कुछ नुस्खे आजमाए। मॉल में जगह जगह फर्श पर तेल का छिड़काव कर दिया गया ताकि लुटेरे फिसलने और जख्मी होने के डर से खुद पर काबू रखें। इसका असर भी दिखा जब कुछ दंगाई मॉल में फिसलते दिखे। एक लुटेरे के फिसलने के बाद तो भीड़ में मौजूद कुछ लोग हंसते सुनाई पड़े। लेकिन लुटेरों को रोकने की ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। हालात इतने खराब हो गए कि लुटेरों और दंगाइयों पर नकेल कसने के लिए जगह जगह सेना और सुरक्षा बल के जवानों को तैनात करना पड़ा। सुरक्षा बल के जवान लूटपाट और दंगे में शामिल भागते लोगों को रोकने के लिए रबड़ की गोलियां तक चलाते नजर आए। कुछ उपद्रवियों को काबू में करने में सुरक्षा बल को कामयाबी मिलती दिखी, जबकि कई भागने में कामयाब रहे। सड़कों और मॉल के बाहर जगह जगह बिखरे सामान और लूटपाट की निशानियां दक्षिण अफ्रीका के बिगड़े हालात की कहानी बयां कर रही हैं। हालात बाहर निकलने लायक हुए तो थॉन्डी जॉनसन नाम की ये दुकानदार अपनी दुकान की हालत देखने पहुंची। टूटे शीशे, हर तरफ बिखरे सामान और लूट से उन्हें झटका सा लगा और वो अपनी ही दुकान की दीवार को पकड़कर पपक पड़ी। उपद्रवियों ने स्थानीय लोगों की दुकानों को भी नहीं बख्शा। जॉनसन बिलखती रही और खुद से ही सवाल पूछती रही। जब उन्होंने हकीकत को स्वीकार कर लिया तो फिर उनका दर्द सामने आया, जिसमें कई सवाल थे। सवाल ये कि आखिर उनकी क्या गलती थी और अब उनका और उनके परिवार का क्या होगा। It's over. It's over. I've got overheads. I owe banks money. How am I going to pay this month? With what? I have a child. My son is 14. Still goes to school. I have a bond that I'm paying. तस्वीरों से साफ होता है कि दक्षिण अफ्रीका में हालात भयावह हैं। परिस्थिति पर काबू पाने में पुलिस, प्रशासन, सरकार, सेना सभी विफल साबित हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका ऐसे जल रहा है और भारतीय मूल के लोगों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। इसकी वजह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को बताया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को अदालत की अवमानना के लिए 15 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। पुलिस को उन्हें बुधवार देर रात तक गिरफ्तार करना था, लेकिन उससे कुछ मिनट पहले ही जुमा ने खुद को अधिकारियों के हवाले कर दिया था। उन पर 2009 से 2018 के बीच करीब 9 वर्षों तक पद पर रहते हुए सरकारी राजस्व में लूट खसोट करने का आरोप है। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल होने से उनके समर्थक आपा खो बैठे और शहर शहर दंगा और हंगामा शुरू हो गया। देश में कई मॉल, बाजार, दुकानें लूट ली गईं। कई मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को आग के हवाले कर दिया गया। पिछले 6 दिनों से चल रहे दंगों में अब तक 72 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दंगों ने अब धीरे धीरे नस्ल भेद का रूप ले लिया है और भारतीय मूल के लोगों की पहचान कर कई जगहों पर हमले हो रहे हैं। खास तौर पर डरबन, जहां सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, हिंसा का शिकार है। यहाँ पर भारतीय लोगों की दुकानों को ढूंढकर वहाँ लूटपाट की जा रही है और उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है। हालात ये है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। हालात जब इतने बिगड़े तो जोहानसबर्ग के अलावा तमाम बड़े शहरों में सेना और सुरक्षा बल को उतारना पड़ा। कई जगह तो सेना के टैंक भी नजर आ रहे हैं। लूटपाट को रोकने के लिए सेना ने 2500 सैनिक भेजे हैं, लेकिन ये संख्या बीते साल कोरोना की वजह से लगाए लॉकडाउन को लागू करने के लिए तैनात 70,000 से ज्यादा सैनिकों से बहुत कम है। यही वजह है कि उपद्रवी बेकाबू हैं और मनमानी कर रहे हैं। चूंकि अब भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार के सामने ये मामला उठाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बारे में अफ्रीकी विदेश मंत्री डॉक्टर नालेडी पांडोर से बात की है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों में शामिल होने के लिए तजाकिस्तान के दौरे पर गए जयशंकर ने इस बातचीत के बाद ट्वीट किया, दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री नालेडी पांडोर के साथ हुई बातचीत की सराहना करता हूं।
उन्होंने भरोसा दिया कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सामान्य स्थिति और शांति की जल्द बहाली सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी मसले पर विदेश मंत्रालय के सचिव संजय भट्टाचार्य ने भी दक्षिण अफ्रीका के राजदूत से मुलाकात की है और हालात को लेकर बात की है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर जैकब जुमा को सजा मिलने पर भारतीय मूल के लोगों पर गुस्सा क्यों फूट रहा है? बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के भारतीय मूल के गुप्ता बंधुओं यानी अजय गुप्ता, उनके भाई अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता से बेहद करीबी संबंध थे। गुप्ता बंधु 90 के दशक में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और वहां पर सहारा कंप्यूटर्स के जरिए अपना दबदबा बनाया। इसके बाद आगे चलकर उनके ऊपर जुमा से मिलकर भ्रष्टाचार करने के आरोप भी लगे। 2017 में देश में गुप्ता बंधुओं और जुमा के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जिसके बाद जैकब जुमा को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ी थी। अब जब जैकब जुमा जेल में हैं, तो लोगों का ये अनुमान है कि गुप्ता बंधुओं के साथ संबंध के कारण ही उन्हें जेल जाना पड़ा। यही कारण है कि भारतीय मूल के लोगों के ऊपर वहां हमले हो रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब